Welcome to Match the Catch with Mansoor Khan. Get ready for the best cricket reviews. अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो खुशी का समा है, खुशी का मौका है, तो यार सेलिब्रेट करना चाहिए। वैसे तो खुशियाँ हमें ढूंढने से भी आजकल नहीं मिल रही है क्योंकि हालात अजीब व गरीब चल रहे हैं, लेकिन यार जब इन मुश्किल वक्त में अगर थोड़ी सी खुशी मिल जाए तो क्यों ना कि उसको सेलिब्रेट किया जाए। तो यकीन नहीं आ रहा यार कि पाकिस्तान ने बिलाखिर दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच, वो भी टेस्ट मैच, वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ में 8 विकेटों से हरा दिया। हालांकि जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था सेकंड डे तो हमें कॉन्फिडेंट थे हम लोग के यार के 266 फॉर 2 थे पाकिस्तान एट द क्लोज ऑफ सेकंड डे। तो हमने कहा था यार कि इसी तरह से अगर ये खेलते रहे तो वेस्ट इंडीज़ को ये 100 रन प्लस की लीड चढ़ा सकते हैं और फिर वेस्ट इंडीज अंडर प्रेशर आ जाएगा, हार जाएगा। लेकिन जब तीसरे दिन वही हुआ कि हमारा बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हुआ मिडिल एंड टेल, लेकिन एक मर्द मुजाहिद था, एक मर्द मुजाहिद जिसने अपना टेस्ट में कमबैक किया था, वो था नन अदर देन अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक जिसने सीसा पिघलाई दीवार का किरदार अदा किया और खड़ा रहा वो जवान का बच्चा। 160 रन बनाए उसने और नॉट आउट गया। बाकी कोई भी उसके साथ जो बल्लेबाज थे वो नहीं चल सके एक्सेप्ट बाबर आजम जिन्होंने 88 रन बनाए। अनफॉर्चुनेटली रन आउट हुए और सेंचुरी स्कोर नहीं कर सके। 3.5 साल तक हम ये वेट कर रहे हैं यार कि बाबर अब सेंचुरी बनाए, सेंचुरी बनाए, सेंचुरी बनाए, लेकिन बाबर आजम सेंचुरी ना बना सके। और अभी भी इंतजार है कि देखें अब इंग्लैंड में क्या बाबर आजम सेंचुरी बना पाएंगे या नहीं। तो खैर द टाइम विल टेल। लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह से कमबैक किए, ड्रीम कमबैक था अब्दुल्ला शफीक का, और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले इस बंदे ने। स्ट्रेट ड्राइव हुआ, कवर ड्राइव, पुल शॉट, कट शॉट और मीन्स के मिड विकेट, डीप एक्स्ट्रा कवर पे तगड़े शॉट्स खेले। प्रॉपर स्ट्रेट बल्ले के साथ उसने शॉट्स खेले। जहां बॉल को डिफेंड करना था वहां उसने डिफेंड किया। प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेली और सिखा दिया अब्दुल्ला शफीक ने तमाम बैट्समैनों को कि यार बैटिंग किस तरह की जाती है, टेस्ट में बैटिंग किस तरह की जाती है, किस टेम्परामेंट के साथ बैटिंग की जाती है। तो अब्दुल्ला शफीक के अगर 160 रन नहीं आते मेरे दोस्त तो पाकिस्तान ये टेस्ट मैच कभी भी नहीं जीतता। अलॉन्ग विद बाबर आजम जिन्होंने 88 रन बनाए थे। बहरहाल जब बैटिंग कोलैप्स हुआ तो पाकिस्तान ने फिर भी 43 रन की लीड हासिल की। जो 7वीं विकेट पार्टनरशिप थी इन बिटवीन अब्दुल्ला शफीक एंड साजिद खान, वो बड़ी कीमती थी। 58 रन के लगभग वो पार्टनरशिप रही दोनों बैट्समैनों के दरमियान। साजिद खान अगर ना टिकता अब्दुल्ला शफीक के साथ तो डेफिनेटली फिर पाकिस्तान लीड भी नहीं ले पाता। बहरहाल 43 रन की लीड मिली। और जब पाकिस्तान सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग करने आया तो वेस्ट इंडीज ने स्टार्ट अच्छा दिया, लेकिन फिर वेस्ट इंडीज वर 99 फॉर 3, 99 पे 3 आउट थे और शाही होप भी अच्छी बैटिंग कर रहा था। लेकिन फिर वेस्ट इंडीज का कोलैप्स हुआ। जिस तरह पाकिस्तान का कोलैप्स हो रहा था इस तरह वेस्ट इंडीज का भी कोलैप्स हुआ। 99 फॉर 3 से लेके 103 फॉर 6 हो गए एट द क्लोज ऑफ डे 3। तो वहां पे जब ये कोलैप्स हुआ तो मुझे लगा यार कि यहाँ पे पाकिस्तान ने पकड़ लिया है। उसमें कलीदी किरदार अदा किया साजिद खान ने, 4 विकेटें ली और तीसरे दिन के इख्तिताम पर अली उस्मान ने 2 विकेटें ली थी। अली उस्मान ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया है, बड़ा बेहतरीन साथ निभाया साजिद खान का। और साजिद खान ने बड़ी प्यारी बॉलिंग की और कीमती विकेटें ले उड़े साजिद खान। जिस तरह से बॉल स्किट कर रहा था, जिस तरह से बॉल पड़ के अंदर आ रही थी, बाहर आ रही थी, और मंजे में बैट्समैनों को साजिद खान ने आउट किया। इवन अली उस्मान ने भी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। और आज के दिन जब खेल का आगाज़ हुआ तो मैंने जैसे अपनी वीडियो में सुबह ही कहा था यार कि जो बढ़तरी है 60 रन की, बस वो 100 रन के अंदर अंदर रहे, 100 ना टच करे। और अगर 100 क्रॉस कर गई तो कबाड़ा भी हो सकता है, क्योंकि 150 भी चेस करना है पाकिस्तानी बैटिंग लाने के लिए इतना आसान नहीं था। तो बहरहाल वेस्ट इंडीज के लेकिन उनका जो स्पिनर है लेफ्ट आर्म वैरिकन, उसने 6 विकेटें ली थी 112 रन देकर। और मजे की बात यह कि टॉप 5 परफॉर्मेंसेस में वैरिकन
की जो टॉप 4 परफॉर्मेंसेज है वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। तो पाकिस्तान उनकी बड़ी फेवरेट टीम है और वैरिकन ने तो ठिकाने लगाया 6 विकेट लेकर 112 रन लेकर। यहाँ पे वेस्ट इंडीज में समझता हूँ कि 1 स्पिनर शॉर्ट रहा है, रॉस्टन चेस को भी बॉलिंग करानी चाहिए थी, यहाँ पे थोड़ा सा चूक हो गया वेस्ट इंडीज से। बहरहाल जो कि पाकिस्तान के लिए सूटमैन साबित हुआ। बहरहाल फिर थर्ड डे तो कमाल कर दिया। अली उस्मान ने 2 विकेट ली और मोहम्मद अली ने 1 विकेट ली और ब्रैंडन किंग चूंकि रिटायर्ड हर्ड हो गए थे, बैटिंग करने नहीं आ सके थे, तो 3 विकेट जल्दी पाकिस्तान ने निपटाई और 75 रन का टारगेट मिला। बहुत ही कम टारगेट था। शुक्र हमने कहा बस दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला भाई 75 रन भी बना लो, उसमें कहीं इनका भी कुछ पता नहीं होता ना कि जिस तरह से पाकिस्तान के बिग कोलैप्स हुआ है, 0 पे 3 आउट हुए, समझो कि 15 पे 4 विकेट गिरी, कभी 4 रन में 3 विकेट गिरी और जिस तरह से हुआ था कि पिछले टेस्ट में के पहले इनिंग्स में कि 39 for 6 हो गए थे। मैंने कहा भाई अल्लाह कर गए 75 रन बस बना ले, अल्लाह अल्लाह करके शुक्र है भाई 75 रन बना लिए। और अब्दुल्ला शफीक नॉट आउट रहे, बाबर आजम नॉट आउट रहे, दोनों ने आखिर तक जो है पार्टनरशिप बिल्डअप की। 41 for 2 हो गए थे पाकिस्तान। बाबर ने विनिंग शॉट खेला, 2 बैक टू बैक सिक्सेस मारे वैरिकन को और यूं पाकिस्तान ने बिलाखिर बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने 3.5 साल बाद ओवरसीज कंडीशन में टेस्ट मैच जीतने में कामयाब रहा और सीरीज इस तरह से 1-1 से बराबर कर दी। तो टेस्ट सीरीज शुक्र है बराबर हुई और लाज रखी बाबर आजम की कप्तानी ने भी। बाद में मैं कहूँगा कि थर्ड डे बाबर आजम ने कप्तानी बहुत अच्छी की थी, फील्डर बहुत क्लोज लिए, बैट्समैनों पर प्रेशर डाला। जो हम कहते थे यार कि ये डिफेंसिव हो जाता है और फील्डिंग फैला देता है, फील्डर क्लोज लेकर आया, यही उसको समझाया गया था और यही बातें हो रही थी भाई कि बैट्समैनों पर प्रेशर डालो, विकेटें चाहिए तो बैट्समैनों पर आपने प्रेशर डालना है। तो बाबर ने वही टैक्टिक यूज की, एग्रेसिव आया बाबर कप्तानी में, तो देखा रिजल्ट मिले, पॉजिटिव रिजल्ट मिला टीम को और बाबर को भी। और बाबर के लिए खुशहाली बात है कि उसकी बैटिंग फॉर्म भी वापस आ गई और वैसे तो कप्तानों से ये टेस्ट मैच भी जीता जो कि बहुत जरूरी था पाकिस्तान के लिए भी और बाबर आजम के लिए भी। और अब जो आने वाली जो इंग्लैंड सीरीज है उसमें पाकिस्तान बहुत ही कॉन्फिडेंटली एंटर होगा और मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान इसी तरह से एज ए यूनिट खेले और जो बैटिंग में जो गलतियां हो रही है बैटिंग पर ये काबू पा लें, ये कोलैप्स पर ये काबू पा जाए। बिलखुसूस मिडिल ऑर्डर जो बैटिंग लाइनअप है वो बिल्कुल कोलैप्स हो रही है और टेल कोलैप्स हो रही है, ये कोलैप्स ना हो ना तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इंग्लैंड को भी आप देखिएगा कि मात दे सकता है। बेहतरीन सलाहियत है, तमाम बैट्समैनों में बॉलरों में सलाहियत है, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा सकते हैं 11 बिल्कुल सलाहियत है। लेकिन यहाँ पे हमारे बैट्समैनों को बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा और ये कोलैप्स से बचना होगा। बिलखुसूस मिडिल ऑर्डर हमारा बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है और सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, इवन इमाम उल हक, दे नीड टू पुल अप देयर सॉक्स। अब देखें चेंजेस क्या होती है इंग्लैंड में, क्या साउथ शकील की एंट्री होती है, हो सकता है कि पाकिस्तान 7 बैट्समैन और 4 रेगुलर बॉलर्स के साथ जाए क्योंकि इसी कॉम्बिनेशन के साथ अगेंस्ट वेस्ट इंडीज सेकेंड टेस्ट में मैदान में उतरा था एंड ऑलमोस्ट यही कॉम्बिनेशन मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान जाएगा। तो लेकिन फिर बैट्समैनों को भी कलीदी किरदार अदा करना होगा। लेकिन अगर वही बात है कि बैटिंग कोलैप्स आता है तो अगर आप 7 बैट्समैन भी ले जाएं तो कोई फायदा नहीं होता। अगर इस कॉम्बिनेशन का भी बखूबी अंदाज में इस्तेमाल करें, बैट्समैन टॉप 6 बैटर भी अगर रन स्कोर करें, क्योंकि आपके जो टॉप 5 बैटर रन होते हैं उनकी बहुत ज्यादा अहमियत होती है। रन अगर टॉप 5 बैटर्स की तरफ से आए तो फिर आपकी सॉलिड पोजीशन हो जाती है टेस्ट मैच में और फिर आप एक बड़ा टोटल जो है वो पोस्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। तो टॉप 5 बैटर्स का परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। सो लेट्स सी, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इसी तरह से और अपनी गलतियों पर काबू पाके बेहतरीन खेल का मुजाहरा करेगा। अब्दुल्ला शफीक को मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। सो वेल डन पाकिस्तान। और अब्दुल्ला शफीक ने ये साबित कर दिया कि चूंकि अब्दुल्ला शफीक डोमेस्टिक खेल कर आए थे और डोमेस्टिक का जो इम्पैक्ट नजर आया अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग में, तभी हम कहते हैं ना कि लंबी क्रिकेट खेलो। हमारे जितने जो प्लेयर्स हैं वो लंबी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। इवन बाबर आजम और सलमान अली आगा, रिजवान, ये आउट ऑफ टच हैं फर्स्ट क्लास से। ये फर्स्ट क्लास अगर खेलेंगे तो मजीद इनकी गेम में निखार आएगा जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक के आया।